हेलो स्टूडेंट्स, नाउन की नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से आप प्रिपेयर हो जाएं, फिर से तैयार हो जाएं। और जितने भी आप इसके पहले नाउन के रूल्स आपने पढ़े थे, मैंने किसी भी रूल को मिस करने की कोशिश नहीं करी है। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देंगे। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। उसको बहुत ही ध्यान से देखें और उसके एक्सेप्शनल को भी समझें और कायदे से क्या कहते हैं उनका सारा इंटेंशन उसी पे रखें। एक बार अगर इस रूल को आप समझ जाएंगे तो आगे के आप कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप 100% अपना दे पाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट रूल है उसको आप देखें कि कैसा है वो और उसका यूज क्या है नाउन में। तो मैंने कब बताया था कि इसके पहले यूनिट की बातें मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि बहुत सी यूनिट्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, और वो यूनिट्स का आप किस प्रकार से कैसे यूज करेंगे देखें। यूनिट की बात करें तो आप जानते हो पेयर, वर्ड अच्छी तरीके से स्कोर, इसके बाद आप जानते हो कि ग्रॉस, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन और डजन। ये आप देख रहे हैं कि सारी हमारी यूनिट हैं। इन यूनिट्स का हम क्या करते हैं, वस्तुओं में यूज किया करते हैं। मैंने देखा कि यूनिट्स में पेयर भी है, स्कोर भी है, ग्रॉस भी है, थाउजेंड भी है, हंड्रेड भी है, मिलियन भी है, डजन भी है। ये सारे हमारे यूनिट हैं। क्या करते हैं कि इनका जब हम किसी नाउन से पहले यूज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एक डजन, डजन को मैंने बनाना से पहले यूज कर लिया। होता ही है कि मैंने 2 दर्जन बनाना खरीदे, 2 दर्जन केले खरीदे, तो मुझे इसको लिखना कैसा है कि 2 दर्जन केले। इसको हमें अंग्रेजी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यही इसमें क्या होगा कि एरर में दे दिया जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में टेट में आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, सुपर टेट में आएगा तो हो सकता है कि कॉमन एरर में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में हो। तो इसमें एक एक्सेप्शनल का रूल है और एक रूल हमारा सीधा सा पूछेगा। तो इसका जो रूल है आप उसको देखें। ये सारी हमारी हो गई यूनिट्स। इसका रूल क्या है कि यदि, ध्यान दें, यदि इन यूनिट्स से पहले, यदि इन यूनिट्स से पहले क्या किया जाए, डेफिनिट, डेफिनिट वर्ड आप जानते हो ना, एक निश्चित, डेफिनिट न्यूमरल, न्यूमरल क्या होता है, संख्यावाचक। यदि इन यूनिट्स से पहले डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अब आपके सामने एक वर्ड आया है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ऐसे और भी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो, तो आपसे कहा गया कि ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पहले तो हमको यही आनी चाहिए ना कि ये न्यूमरल हैं क्या एडजेक्टिव्स। तो ऐसे एडजेक्टिव्स मतलब न्यूमरल हो मतलब क्या है कि संख्यावाचक हो। जितनी भी डिजिट्स हैं, संख्या है, वो अगर यदि इन यूनिट से पहले डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव से, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव से मान लो मैंने मान लिया 2, 3, 4, ये सब आपके डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी ये नंबर्स आप डिजिट्स हैं, जब इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कहलाए जाएंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो इनका यूज पहले हो जाए, यदि इन यूनिट्स से पहले डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज हो जाए, का यूज हो तो ठीक है, इन यूनिट्स का प्लूरल नहीं हो सकता। आप उसको समझ में आई बात कि यदि इन यूनिट्स से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, अगर इनसे पहले ये वर्ड्स आ जाते हैं, आपके ये न्यू एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो आप इनका प्लूरल कतई नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं। आप पेयर्स नहीं लिख सकते, 2 पेयर्स नहीं आप लिख सकते हो।
तो आप क्या कहते हैं 3 डजन्स नहीं लिख सकते हो इस तरीके से। तो इनके आगे अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स 2 3 जैसे लिखा होगा 2 पेयर 2 स्कोर 2 ग्रॉस, तो जैसे ये लिखे हैं ऐसे लिखे जाएंगे 2000 200 400 4 मिलियन, आप 4 मिलियंस नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए याद रखना कि अगर इन यूनिट्स से पहले आपको न्यूमरल एडजेक्टिव्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे कि इनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस को लेते हैं और मैंने सेंटेंस में लिखा क्या है, मैंने लिख दिया कि आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानास। एक ये मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानास यस्टरडे, मान लो यस्टरडे लिखा हो, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2 डजन्स ऑफ बनानास। सामने रूल आपके लिखा हुआ है कि इन यूनिट से पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, यूनिट्स का यूज हुआ है तो इन यूनिट्स का प्लूरल नहीं हो सकता, इनको आप सिंगुलर में ही लिखेंगे। लेकिन सेंटेंस में क्या है कि इसको प्लूरल लिख दिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस मेरा कैसा हो गया है, रॉन्ग हो गया है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर करेक्ट करने के लिए लिखना है 2 डजन ऑफ बनानास। ऐसे ही आप लिख सकते हो 300, ये करेक्ट है आपका सेंटेंस। अगर मैंने लिख दिया है यहाँ पे 300 तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। इतना आपको ध्यान देना है कि अगर 300 है तो 100 हो गया यूनिट, इससे पहले आपने 3 लिख दिया और 3 लिखा है तो इसका प्लूरल हो नहीं सकता, बट दूसरे में 300 से लिखा गया है तो इसलिए ये कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये आपका रूल है, आपको देखना है। और जब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वो स्पेस दे देगा, 4 ऑप्शंस होगा, डजन होगा, डजेंस होगा, डजेंस को दूसरे ढंग से प्लूरल करेगा, 2-3 ढंग से कर सकता है, और एक ऑप्शन आपके पास डजन भी होगा। तो इस तरीके से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि इसका एक एक्सेप्शनल रूल्स भी है, तो उसको देख लें कि जो एक्सेप्शनल रूल है वो क्या है। जो मेरा सेकेंड इसका रूल है जो एक्सेप्शनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी रूल की तरीके से। तो वो रूल हमारा है क्या कि यदि यूनिट्स या लिखा हो यदि 100, 1000, मिलियन, पेयर और कई वर्ड बताए गए थे ग्रॉस, ठीक है, कर सकते हो, ग्रॉस हो जाएगा। और क्या लिखा था आपका, मिलियन भी हो गया, 100 भी हो गया, डजन है, से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं है या नहीं किया गया है या नहीं है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव्स का यूज नहीं है, मतलब जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स मैंने फर्स्ट रूल में लिखा था अगर उसका यूज यहाँ पर नहीं किया गया है तो क्या होगा, इनका मतलब इन सब वर्ड्स का प्लूरल लिखते हैं या लिख सकते हैं। फिर आप इनको लिख सकते हैं कि अगर इनके पास प्लूरल ये जितने भी 100 है, 1000 है, मिलियन है, पेयर है, ग्रॉस है, डजन है, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इनसे पहले क्या कहते हैं कि आपने लिख दिया है कि वो क्या कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे कि इनका आप प्लूरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था इसके पहले 200 ऑफ रुपीज
ठीक, 200 रुपीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 रुपीज। ये मेरा सेंटेंस सही है क्योंकि इसके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव यूज है। लेकिन इसको हम अगर न्यूमरल एडजेक्टिव्स को कट कर दें तब हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, ये आप ऐसे इसको करेक्ट वर्जन यूज कर सकते हैं। तो इसके वाले वर्ड में क्या है कि जो पहला रूल था उसमें आप इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते थे, बट क्या है कि जैसे ही इन यूनिट्स के पहले यानी कि इन डिजिट इन वर्ड्स के पहले आपको क्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होगा, तो आप इन वर्ड्स को प्लूरलाइज कर सकते हैं इजीली। आप हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, thousands of rupees, millions of people, pairs of shoes, dozens of bananas, ऐसे आप इस रूल को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये आपको दूसरा रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है कि थर्ड रूल देखें आप। थर्ड रूल में क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है कलेक्टिव नाउन का। इसके पहले आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा। तो कलेक्टिव नाउन में है क्या कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन आपने पढ़े थे, ये हमें पहले देखना है। इसके पहले आपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, उसमें वर्ड्स बताए गए थे जैसे आर्मी, पीपल, ये सारे ग्रुप में है, टीम, इसके बाद जूरी, कमेटी, ये सारे वर्ड्स आपको बताए गए थे कि इसमें वर्ड एक होगा बट वो प्लूरल होगा, कलेक्शन होगा कई पीपल का, बहुत सी थिंग्स का, तो वो आपका कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। इन कलेक्टिव नाउन का एक रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, कुल मिला के उसको आप बैंक के पीओ तक के एग्जाम में वो आ सकता है। अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। इनमें होता क्या है कि मान लो कि मेरा कोई कलेक्टिव नाउन है, कोई वर्ड आया जो कि कलेक्टिव नाउन है, वो क्या हो जाता है, एक ही रहे, एक ही रहने पर, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन एक ही रहे मतलब क्या है, वो ग्रुप में ही रहे, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या होगा कि जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कौन सी वर्ब आ जाएगी आपकी, सिंगुलर आ जाएगी एक ही रहने पर। और जो एडजेक्टिव यूज करोगे आप, और इसके अलावा अगर आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो एडजेक्टिव क्या करोगे, मतलब सिंगुलर यूज करोगे या इट्स यूज करोगे। क्या यूज कर दोगे आप, सिंगुलर की इट्स। लेकिन क्या है कि अगर ये एक ही नहीं रहता है, ये बट जाने पर क्या हो जाएगा, वर्ब जो हो जाएगी इसकी वो प्लूरल हो जाएगी, और इसकी जो एडजेक्टिव है वो इट्स ना हो करके देयर हो जाएगी। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है यानी एक ही है, एक ही रहती है, मतलब वो ग्रुप में ही रहती है, उसका पूरा एक ही सेंस रहता है, एक ही भाव रहता है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब उसके साथ सिंगुलर आ जाएगी, एडजेक्टिव आपका इट्स आ जाएगा। अगर वो बट जाते हैं तो वर्ब उसका प्लूरल हो जाएगा और साथ में एडजेक्टिव भी देयर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है, और दो चार जब तक आप इसके सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ ही नहीं सकते हैं। ध्यान दें इस रूल को कहने से। मैंने बोला क्या कि पहले एक ही रोल रहने पर, सपोज दैट कि मैंने एक कमेटी बनाई हुई है 10 मेंबर्स की, 10 सदस्यीय एक कमेटी बनी हुई है। वो 10 सदस्यीय कमेटी क्या करती है कि किसी मैटर की जांच कर रही है। उस मैटर में जांच करते करते सभी का जब रिजल्ट आता है, उन्होंने अपने अपने
जो व्यू दिए हैं उस पर, तो जो व्यू है 10 के सेम है, 10 मेंबर्स के एक है, तो वो क्या करेंगे, एक लेटर तैयार करेंगे और उस एक लेटर को जो बोर्ड है उस बोर्ड के सामने जब आप प्रेजेंट को कमेटी प्रेजेंट करेगी तो सारे 10 मेंबर्स हैं वो सब सिग्नेचर उसी में कर देंगे कि भाई सबका व्यू ऐसा है कि इस मैटर में कि हाँ यही बात थी, क्योंकि 10 मेंबर्स ने जो भी वर्क किए सबका रिजल्ट एक ही था, किसी के आपस में विवाद नहीं थी, किसी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सबका अपना अपना जो व्यू था वो सब एक ही था, किसी तरीके से कोई आपस में वहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक ही लेटर किया, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो एक ही मत है उनका, एक ही डिसीजन है, पूरी कमेटी का एक ही डिसीजन था, तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर, एडजेक्टिव भी सिंगुलर। कैसे? द कमेटी हैज डिक्लेयर्ड इट्स रिपोर्ट। अब यहां पर आप देखें क्या हुआ कि जो कमेटी थी उसने अपना निर्णय दे दिया है, तो यहाँ पर कमेटी के मेंबर ने दिया है कि जो कमेटी के मेंबर्स थे उनमें आपस में लड़ाई हो गई, फिर अलग अलग दे दिया, कुछ नहीं किया, पूरी कमेटी ने एक साथ मिलकर के एक डिसीजन दे दिया है और वो डिसीजन क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दी अपनी रिपोर्ट, प्रेजेंट कर दी अपनी रिपोर्ट। तो वहां पर देखो वर्ब भी सिंगुलर आई है और साथ में इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो भी इट्स है। बट हुआ क्या था कि जो मैंने 10 मेंबर्स की एक क्या कहते हैं कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में आपस में थोड़ी सी बहस हो गई या कुछ का जो व्यू था अलग था, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ मेंबर्स कह रहे थे ऐसा काम हुआ है। तो इस तरीके से जब थोड़ा सा आपस में कंट्रोवर्सी हुई तो उनमें कमेटी का बंटवारा नहीं हुआ, वहाँ के मेंबर्स का बंटवारा हो गया। और जैसे ही मेंबर्स का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ पे वर्ब भी चेंज हो जाएगी और उसके साथ क्या कहते हैं जो एडजेक्टिव होगा वो भी एडजेक्टिव प्लूरल का आ जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में कैसे जान जाओगे कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई करके आए हैं आपस में? इनका तो 5 मतलब क्या कहते हैं रिश्वत लेने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा सुंदर से काम हुआ है, ये रोड बड़ी अच्छी तरीके से बनी है। लेकिन 5 जो ऑनेस्ट पर्सन थे वो कहते थे कुछ काम नहीं हुआ, देखो सब जगह गड्ढे पड़े हैं, इसमें मतलब जो मटेरियल है बहुत ही बेकार का यूज करा गया है। तो इस तरीके से दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी हो तो 5 ने कहा नहीं मैं तो अपनी ऐसी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन 5 कह रहे हैं मैं ऐसी रिपोर्ट दूंगा। तो वहां पे आप देख रहे हो कि सेंस आ रहा है कि आपस में कंट्रोवर्सी है, आपस में विवाद है। तो जब विवाद हो रहा है कि इस मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ में, तो मतलब उसका बंटवारा हो रहा है, वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो जब बंटवारा मेंबर्स का हो रहा है तो वहां पर बट जाने पर वर्ब प्लूरल और एडजेक्टिव दियर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे द कमेटी हैव डिक्लेयर्ड, इट्स के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे दियर रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान दें, अब आपके उसी फिल इन द ब्लैंक्स में जब एग्जाम में आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ तक ऐसे लिखता चला जाएगा, यहाँ पर देयर और इट्स के बारे में पूछेगा और लास्ट में रिपोर्ट्स भी लिखा हुआ है, 2 रिपोर्ट हो गई है क्योंकि। तो जब इस तरीके का इसमें आप कंडीशंस देख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हैव लगा के यूज किया है इसने, इसका मतलब यहाँ पर कुछ विवाद है। तो यहाँ पर इट्स ना हो करके देयर जो है वो करेक्ट माना गया और लास्ट में रिपोर्ट का रिपोर्ट्स भी किया गया। यहाँ पर तो कमेटी के सारे मेंबर ने एक ही रिपोर्ट दी थी, बट यहाँ पर क्या है अलग अलग रिपोर्ट दे दी गई। तो ये आपको रूल समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने कहा टीम आ गई, भारतीय टीम या इंग्लैंड की टीम भारत आई हुई है, तो इंग्लैंड की टीम आ गई है तो हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि टीम आ गई। तो यहाँ पर टीम को बोला कि मैंने कहा ये आ गए वो आ गए, सबका नाम बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोला मैंने, कलेक्टिव वर्ड बोला टीम, टीम मेरा कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे ही मैंने बोला टीम, कहा कि टीम आ गई, तो वहां पर हम क्या करेंगे, टीम हैज कम,
यहाँ पर हैज इसलिए लिखा गया है क्योंकि टीम का कोई भी बंटवारा नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, किसी प्रकार की आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर मतलब एक रूप में यूज किया जाए, उनका कोई बंटवारा ना हो, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और साथ में जो एडजेक्टिव यूज करेंगे वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका बट जाए या उनमें कोई बंटवारा हो जाए तो उसमें वर्ब आप प्लूरल यूज करेंगे और एडजेक्टिव जो यूज करेंगे वो इट्स की जगह पर देयर होगा। तो ये रूल आपको हमारे हिसाब से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा और रूल इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया। एक रूल और है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करें। आपको जेंडर के बारे में पता होगा, टेट के लिए जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस जो टेट में आने हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन जेंडर से रिलेटेड आएंगे। एक वर्ड दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा जेंडर है। तो आपको पता है अगर कि जेंडर 4 होते हैं उनमें से ये कौन सा है तो आप अच्छी तरीके से बता देंगे। बट अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा जेंडर है तो आप बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको जेंडर का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन पहले एक रूल देखते हैं छोटा सा, है क्या कि मेरे पास एक कॉमन जेंडर है वर्ड, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर आपने सुना होगा, कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल, ठीक है, सॉरी, मेल और फीमेल दोनों हो। मेल मतलब पुरुष भी हो और ऐसा हो वर्ड कि उसमें फीमेल भी बोली जा सके। मतलब ऐसा वर्ड यूज करें जिसमें वो मेल के लिए भी यूज होता हो फीमेल के लिए। ऐसा नहीं कि वो औरत है तो उसके लिए दूसरा वर्ड बोल दिया, पुरुष है तो उसके लिए दूसरा वर्ड बोल दिया। ऐसा एक कॉमन वर्ड ढूंढेंगे कि दोनों के लिए यूज हो जाए। सपोज दैट आप हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो औरत है या पुरुष है आप नहीं ध्यान देते हो। आपको पता है जबकि फिर भी आप जाके ये नहीं कहते हो कि मैडम आ गई, आप कहते हो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आ गए तो जो डॉक्टर वर्ड आता है वो कैसा वर्ड हो जाता है आपका, कॉमन वर्ड। इसके अलावा आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में, आपके कोचिंग सेंटर्स में होता क्या है कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो जेंट्स हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ स्त्रियां हैं। तो उनमें क्या होता है कि हम लोग उनको ये तो कहते नहीं कि ये कोई दूसरा वर्ड, हम लोग तो सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं, टीचर। कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, टीचर। तो जब हम टीचर वर्ड यूज करते हैं तो वो कॉमन वर्ड हो जाता है। ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं टीचर, और टीचर की बात आई है तो आपकी भी बात आ जाएगी, क्योंकि आप में भी लड़के भी, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉयज़ मेरे पास तो मतलब 100 हैं और गर्ल्स मेरी कोचिंग में 300 हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग सीधी सी एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जो कि दोनों के लिए है। गर्ल को भी मैं स्टूडेंट बोल सकता हूँ, बॉय को भी स्टूडेंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्ड आएगा वो कैसा हो जाएगा, कॉमन, स्टूडेंट हो गया। इसके अलावा डॉक्टर हो गया। इस तरीके से आप वर्ड देख रहे हैं, कोई बच्चा लिए घूम रहा है तो उसको हम चाइल्ड बोल देंगे। तो ये सारे वर्ड हैं कि आपके कॉमन हो जाते हैं। साथ में कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में खूब मतलब 150-200 लोग वर्क करते हैं। तो उसमें क्या है, कोई किसी से अगर पूछता है फैक्ट्री मालिक से कि आपके यहाँ कितने वर्कर हैं, तो उस वर्कर में क्या मेल फीमेल को अलग अलग पूछने की कोशिश कर रहा है कि उसने केवल सबको पूछ लिया है। उसने क्या किया है, एक वर्ड यूज करा कॉमन। उस कॉमन वर्ड में क्या है, उसने सबके बारे में पूछा कि कितने वर्कर हैं। अब वर्कर में ऐसा कॉमन वर्ड है जिसमें स्त्रियां भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि जो वर्कर वर्ड आएगा वो भी कॉमन आएगा। तो मेरा आखिर रूल कौन सा है, तो जब टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, चाइल्ड है, वर्कर है, इनकी जानकारी आपको अच्छे से नहीं है तो इनके लिए जो प्रोनाउन आते हैं, इनके लिए जो प्रोनाउन आएंगे वो ही होगा, हिज होगा, ठीक है। ये दो वर्ड आप यूज कर सकते हो, ही और हिज। इसके अलावा आप क्या करोगे, ही हिज यूज कर सकते हो, बट आप हर नहीं यूज करते हो, सी नहीं यूज करते हो।
या हिम भी लिख सकते हो। तो ये क्या है कि सारे पुरुषवाचक वर्ड है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लियर नहीं है कि डॉक्टर स्त्री है पुरुष, टीचर स्त्री है या पुरुष, स्टूडेंट स्त्री है या पुरुष है, वो वर्कर जो है हमारे वो स्त्री है या पुरुष है, कौन है, किसी की कोई जानकारी नहीं है। तो वहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ यहाँ पर ही हिज हिम दिए जाएंगे। आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स में करना होगा उतने टाइम हो। सेंटेंस से किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि यहाँ पर लड़का था कि लड़की थी, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, मेल वर्ड यूज करना होगा, ही हिम हिज। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर स्टोरी से सेंटेंस से ऐसा क्लियर हो रहा है कि क्या कहते हैं कि वो सारा मतलब कोई स्टोरी आपको सुनाई गई है और स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे, गर्ल्स कॉलेज से, और उस गर्ल्स कॉलेज से जब स्टोरी स्टार्ट करी जा रही है तो जाहिर सी बात आप कॉमन सेंस से समझे, जब गर्ल्स कॉलेज था तो वहाँ तो स्टूडेंट सारी गर्ल्स होंगी। अब जब सारी गर्ल्स होंगी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए और कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए कि जब गर्ल्स कॉलेज है तो उस गर्ल्स कॉलेज में क्या होगा कि गर्ल्स होंगी और आपको जानकारी हो गई है। ऐसी कंडीशन में आप सी भी यूज कर सकते हो, हर भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे आपको पता है तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला वर्ड है, और जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कौन है तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ही हिम हिज का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा जेंडर देख लेते हैं। जेंडर के बारे में आज इस वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जेंडर के बारे में यूजेस बताए जाएंगे, सारे रूल्स नाउन के आपको बताए जाएंगे। कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो छोड़ दिया जाए और आपका टेट का एग्जाम में मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई भी रूल नहीं छोड़ा जाएगा और सारे लिखा दिए जाएंगे। जेंडर आपको पता है ना कि जेंडर 4 होते हैं, ठीक है। जेंडर के हिंदी भी जानते होगे कि जेंडर होते हैं लिंग, ठीक, कि वो स्त्री है या पुरुष है कि उभय लिंग है कि कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड आएगा, पहला जो जेंडर आएगा मैस्कुलिन। सबसे पहला जो जेंडर आपको बताया गया वो बताया गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुरुषवाचक। मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में ऐसे वर्ड आप देखोगे जो कि होंगे क्या कि पुरुषों के लिए यूज करते हो आप। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो आप पुरुषों के लिए यूज करते हो, जैसे अब आपको ना कॉमन वर्ड यूज करना है ना फीमेल वर्ड यूज करना है आपको पुरुषों के लिए। जैसे ये बताइए कि फादर है तो फादर स्त्री को तो बोलते नहीं है कि स्त्री को भी फादर बोलते हैं हम लोग, मम्मी को तो मतलब मम्मी स्त्री है तो मम्मी को तो हम लोग फादर कह नहीं सकते, मम्मी को तो हम लोग क्या कहेंगे, मम्मी कहेंगे, मदर बोलेंगे, ठीक है। तो मदर तो मेरा मैस्कुलिन होगा नहीं क्योंकि हमें पुरुष से रिलेटेड वर्ड बोलने हैं। इसके अलावा अगर किसी को लड़का पैदा हुआ है तो उसको वो डॉटर बोलेगा कि सन बोलेगा, क्योंकि मुझे पुरुषवाचक वर्ड चाहिए तो वहां पर तो मुझे सन ही बोलना पड़ेगा ना, क्या बोलना पड़ेगा, सन। आप नहीं बोल सकते हो क्या कहते हैं यानी उसको डॉटर। तो इस तरीके से कई वर्ड हो जाएंगे आप जिसको आप देखेंगे कि वो मैस्कुलिन है। इसके अलावा आप जैसे बोलो टाइगर, ठीक है, टाइगर क्या है, टाइग्रेस होती है स्त्री में तो टाइगर बोलेंगे, पुरुषवाचक हो जाएगा। इसके बाद आप ऑक्स, ऑक्स क्या है, मेल वर्ड है, फीमेल वर्ड नहीं है। तो जितने भी ऐसे सारे नाउन्स जो पुरुषों के लिए यूज किए जाते हैं वो सारे आपके मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। आपसे अचानक किसी ने पूछा अगर कि डॉग क्या है, डॉग क्या है, हॉर्स क्या है, मंकी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर हैं, पुरुषवाचक शब्द है, सारे पुरुषों के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सारे वर्ड यूज हो गए मैस्कुलिन जेंडर के पुरुषवाचक। इसके बाद आता है आपका फेमिनिन जेंडर। आ गया फेमिनिन जेंडर, स्त्रीवाचक।
मतलब अब ऐसा वर्ड बोले कि जो स्त्रियों के लिए आप यूज करते हो फादर का, और एग्जाम में आपके जो टेट में आता है वो किस तरीके से पूछे जाएगा, फादर का मैस्कुलिन मतलब मेल है, जो जेंडर होगा मैस्कुलिन जेंडर होगा वो क्या होगा, तो फादर को आपको बताना पड़ेगा मदर। ठीक है, ये औरतों के लिए हो गया। स्त्रियों के लिए हो गया सन, पुरुषवाचक है, बेटा है तो इसका हो जाएगा बेटी डॉटर। हालांकि ये बहुत इजी वर्ड है। ठीक है, अभी हम कुछ लिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उनको आप लर्न कर लेना उनके बारे में। जैसे आपको ऑक्स आया, ऑक्स का आप जानते हो काऊ हो जाएगा। इसके बाद डॉग है, डॉग जानते हो पुरुषवाचक है तो स्त्रीवाचक बिच हो जाएगी। एक विच भी होता है, एक बिच भी होता है, BITCH। ठीक है, एक विच होता है जो चुड़ैल होती है। इसके बाद हॉर्स है तो मेयर हो जाएगी घोड़ी। तो ऐसे वर्ड आएंगे और जितने भी जेंडर आपसे चेंज करने को बोलेगा वो सारे जेंडर आपको जो एग्जाम में पूछता है वो एनिमल्स से रिलेटेड पूछेगा। एनिमल्स से ही रिलेटेड आप जितने भी लर्न करें, जितने भी याद करें, कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2 जेंडर हो गए, नेक्स्ट 2 जेंडर आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितने भी आपको नाउन्स के रूल्स बताए गए हैं, कुछ नाउन्स अगर छूटे होंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस अभी हम बाद में कराएंगे वीडियोस के। 1-2 वीडियोज और नाउन के रूल्स बताए जाएंगे। उसके बाद नाउन्स के सारी प्रैक्टिस सीट में क्या होगा कि आपको 10-10, 15-15 करके एक वीडियो में एग्जाम्स से के जो क्वेश्चंस होंगे जो जैसे जिस प्रकार से आते हैं, तो 1 ही 2 वीडियो के बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और 4-5 वीडियो में प्रैक्टिस होती रह जाएगी। तो इन वीडियोज़ को आप मिस ना करें, ध्यान से देखते रहें। थैंक यू।